हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण एंड स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से बॉय रीइंकार्नेट इनटू डिमन वर्ल्ड के नए एपिसोड दैट इज़ 45 में। आई नो दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था, बट उसका रीज़न था दोस्तों एआई वॉइस। मैं अपने वॉइस में शूट नहीं कर पा रहा था एंड मुझे काफ़ी सारी परेशानियाँ झेलना पड़ रहा था। बट फाइनली मैं इस एपिसोड के साथ वापस आ चुका हूँ एंड आप लोग बताइएगा कैसे आप लोग को ये सीरीज़ लगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। आई नो मुझे काफ़ी परेशानियाँ होती है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। एंड दोस्तों आप लोग ऐसे ही जैसे सपोर्ट करते वैसे सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए इसी के साथ इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो बेहद गहरी समुद्र से निकलकर अनगिनत खतरनाक भूतों के झुंड जमा हुए थे। वे एक लाइन में फैले हुए थे और उनकी सीमाएं साफ दिखाई दे रही थी। वहीं हवा में तैर रहा एक विशाल ड्रैगन उत्तर दिशा के सुनसान हिस्से की ओर घूर रहा था। ऐसा मानो दोस्तों वो उन लोगों का लीडर हो। उसका चेहरा बेहद ठंडा था, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। उसने भारी आवाज में आदेश दिया, उत्तर की ओर बढ़ो और आगे बढ़ते रहो। अगले पल नीचे मौजूद अनगिनत भूतों के झुंड ने आदेश मानते हुए एक विशाल लहर की तरह उत्तर की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक से सबसे आगे बढ़ रहा भूत जैसे ही वीरान इलाके में घुसा, बिना किसी चेतावनी के आसमान से बिजली गिरी और वह अपने आसपास के कई भूतों के साथ अनगिनत टुकड़ों में बट गया। लेकिन इसके बाद भी भूत उस इलाके में घुसते रहे। आज आसमान में लगातार बिजली चमकती रही और सभी भूतों को मैदान में ढेर कर दी गई। जल्दी हवा में जली हुई भूतों की बदबूदार गंध पूरी तरह से फैल गई। यह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे मौत के मंजर में बदल गया हो, जिसमें सिर्फ बिजली की कड़क और भूतों की मौत की आवाजें गूंज रही थी। फिर भी उन भूतों ने रुकना जरूरी नहीं समझा। वे लगातार आदेश मानते हुए उत्तर की ओर बढ़ते रहे। हजारों की संख्या में भूत बिजली से जलकर खत्म हो गए, लेकिन कुछ भाग्यशाली भूत उस इलाके से पार होने में कामयाब भी हो गए। दर्जनों मीटर आगे निकलने के बाद उनके ऊपर हमला कर रही बिजली धीरे धीरे बंद हो गई। लगभग 1 घंटे बाद भूतों का यह विशाल झुंड आखिरकार इस मौत वाले इलाके को पार कर गया था। हालांकि बचने वाले भूतों की संख्या बहुत कम थी। हवा में तैर रहा बड़ा ड्रैगन दानव सामने का दृश्य एक हल्का दुख में था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके इतने सारे सैनिक बेकार मारे जाएंगे। फिर उसने अपने सामने मौजूद दूसरे विशाल दानव की ओर देखा, जो डेथ जोन के किनारे खड़ा था। अब भूतों का यह समूह सफलतापूर्वक क्यूमिंग बेसिन के समुद्र के क्षेत्र में पहुंच चुका था। उसका काम पूरा हो गया था। उसके बाद दोनों बड़े दानव ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप सिर हिलाया। अब क्यूमिंग बेसिन का बड़ा दानव अपने इस भूतिया सेना को लेकर समुद्र के ऊपर से तेजी से एक बार फिर से उत्तर दिशा की ओर हमला करने निकल पड़ा था। थोड़ी देर बाद वे एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहाँ कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ भूतिया धुंध फैली हुई थी। वह धुंध भी धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रही थी। बड़ा डीमन एक बार फिर से गरजा और एक और नया आदेश दिया। नीचे खड़े भूतों के झुंड ने दोबारा उसी मौत वाले इलाके की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आसमान से लगातार बिजली की लपटें गिर रही थी। जो भूत इससे पहले किसी तरह इस इलाके से बच गए थे, वो वापस से इसी डेथ जोन में घुस रहे थे। अरे बेअकल बदकिस्मत, इस बार मुझे नहीं लगता बच पाएंगे। करीब आधे घंटे के सफर के बाद यह झुंड एक बार फिर से मौत का इलाका पार करके सफलतापूर्वक येलो स्प्रिंग पर्वत श्रृंखला के समुद्री हिस्से में पहुंच गया था। लेकिन अब समय बहुत कम था। येलो स्प्रिंग के समुद्री इलाके के ऊपर मंडरा रहा एक विशाल भूत इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा चुका था। उसने पहले वाले दानव की ओर देखा और हल्का सा अपना सिर हिलाया। अंडरवर्ल्ड की यह 27 किलोमीटर लंबी तटीय रक्षा रेखा अचानक डर की दहाड़ों से कांप उठी थी। रक्षा रेखा के कमांडर ने हाथ में कम्युनिकेशन स्टोन पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, आज रात घोस्ट नेस्ट की संख्या अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमें मदद चाहिए, तुरंत मदद भेजो। रात के अंधेरे में समुद्र से बाहर निकले भूतों के झुंड ने पहले से कई ज्यादा तेजी से रक्षा रेखा की ओर बढ़ने लगे थे। दीवारों पर लगे टैरेट पूरी ताकत से फायर कर उन भूतों का सामना कर रहे थे, लेकिन फिर भी भूतों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि टैरेट उसको रोक भी नहीं पा रहे थे। ज्यादा से ज्यादा भूतिया डीमन अपने साथियों की लाशों को कुचलकर दीवारों तक पहुंच रहे थे। तभी दीवार पर खड़ा कमांडर अचानक से रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक खतरनाक भूतिया डीमन सामने आ खड़ा हुआ था। यह देखकर येलो स्प्रिंग तटीय रक्षा रेखा के लीडर की आंखों में गहरी निराशा झलक उठी। उसने कांपती हुई आवाज में कम्युनिकेशन डिवाइस में बोला, येलो स्प्रिंग कोस्टल डिफेंस लाइन अब टूट चुकी है। अब और सैनिक भेजने का कोई भी फायदा नहीं। जल्दी आओ और येलो स्प्रिंग डिफेंस लाइन को मजबूत करो। आगे वो कुछ बोल पाता, उससे पहले उसकी बात अधूरी रह गई। सामने खड़ा बेहद विशाल भूत जिसका सिर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, अब वो अपना खतरनाक मुंह खोल चुका था और उसके नुकीले दांत से बदबूदार तरल टपक रहे थे। अगले पल उसने उस लीडर का सिर सहित कम्युनिकेशन स्टोन सहित पूरा निगल गया। उस रात येलो स्प्रिंग कोस्टल डिफेंस लाइन पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अनगिनत भूतिया डीमंस दीवारों पर चढ़ाए और बारिश के अंधेरे में उनका साया और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। हुआंगक्वान पर्वत क्षेत्र के बीच से वे सीधे हुआंगक्वान कैनियन डिफेंस लाइन की तरफ बढ़ रहे थे। उनका इरादा साफ था, डिफेंस लाइन तोड़ो और क्वानसी मैदान में घुसो और फिर जियांगवे की तरफ बढ़ो। वांगक्वान को डिफेंस लाइन को जैसे ही खबर मिली, वहां भौकाल मच गई। वे हमेशा से सामने से आने वाले हमलों से लड़ते थे, लेकिन इस बार पीछे की रक्षा रेखा टूट चुकी थी। उन्हें जल्दी से अपनी तैयारी बदलनी पड़ी। टैरेट तेजी से घूमने लगे और अंधेरे पहाड़ों की तरफ निशाना साधने लगे, लेकिन अभी भी अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। एक भी भूत दिखाई नहीं दे रहे थे। डिफेंस लाइन का कमांडर बेचैनी से अपने हाथों में वो कम्युनिकेशन स्टोन पकड़े लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अब उसने येलो स्प्रिंग कोस्टल डिफेंस लाइन के लीडर को 3 बार पुकारा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। इसका मतलब खबर साफ थी कि वह लाइन अब तक गिर चुकी थी।
लेकिन फिर भी वो उम्मीद छोड़ने का नाम नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे बर्बाद हो सकता है। तभी इटर्नल पैलेस का तियानी उसके कंधे पर हाथ रखकर शांत आवाज में बोला, येलो स्प्रिंग समुद्र में घोस्ट टाइड की संख्या बहुत ही ज्यादा कम होनी चाहिए। अगर वे कोस्टल डिफेंस लाइन तोड़ पाए तो इसका मतलब है कि उसका मुख्य बल ज्यादा बड़ा नहीं होगा। येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन टिक सकती है, और फिर हम दोनों भी तो यहाँ मौजूद है। उनके बगल में खड़े मोटा आदमी और तियानी को देखकर कमांडर ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसे लगा कि यार इसके सपोर्ट में कोई तो ताकतवर योद्धा खड़ा है। उसे ऐसा एहसास हुआ कि शायद वो जरूरत से ज़्यादा ही घबरा रहा था। लेकिन दोस्तों, खराब सिचुएशन में ऐसे पैनिक होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। फिर वो बोलता है कि यह पहली बार है, मैं इससे पहले किसी भी डिफेंस लाइन का इंचार्ज नहीं बना हूँ। साथ ही मैंने इससे पहले कभी भी किसी घोस्ट अटैक का सामना भी नहीं किया है। तियानी हल्का मुस्कुराता है और बोलता है, कोई बात नहीं, इस बार अनुभव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पहला भूत अंधेरे से निकलता है, घोस्ट फायर की सीमा में आते ही उसके पीछे अनगिनत भूतों की बांध टूट पड़ता है। यह दृश्य देखकर तियानी का चेहरा थोड़ा सा बदल जाता है। दरअसल भूतों की संख्या उसके सोच से काफी ज्यादा मात्रा में थी। सिर्फ एक नजर में उसे सैकड़ों बड़े घोस्ट दिखाई दे रहे थे और दर्जनों ग्रेट घोस्ट भी मौजूद थे। और यह तो बस शुरुआत थी। तभी तियानी को सारी बातें समझ आ गया कि कुछ समय पहले उसने अपने मालिक को ब्रीडिंग के बारे में जानकारी दी थी। उस समय उसके मालिक ने उससे पूछा था कि क्या यह जानकारी सिर्फ उसे दी गई है या समान चैनलों को भी रिपोर्ट किया गया है। तो उस वक्त तियानी ने कहा था कि यह जानकारी मैंने सबसे पहले आप ही को रिपोर्ट किया है, क्योंकि उसे अपने मालिक पे पूरा भरोसा था। उसी ने तियानी को इटर्नल नाइट पैलेस में लाया था। लेकिन अब यह घोस्ट टाइड देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि यह जानकारी लीक हो चुकी थी। इन भूतों ने रास्ते में आने वाले किसी भी शहर को छुआ तक नहीं था। उनका लक्ष्य स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि येलो स्प्रिंग पास को बर्बाद करके जियांगबे तक पहुंचना है। और तभी तियानी अचानक जोर से हंस पड़ा। उसके सीने में घुटन और जलन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका मालिक इटर्नल नाइट पैलेस से गद्दारी करेगा। वही इंसान जो सबसे ज्यादा जीत चाहता था वही गद्दार निकलेगा। उसने अपने कपड़ों से मदर चाइल्ड कम्युनिकेशन स्टोन निकाला और कांपती आवाज में अपने उच्च अधिकारी से संपर्क किया। मैं इटर्नल नाइट पैलेस का तियानी रिपोर्ट कर रहा हूँ। जियांगबे प्रोस्पेरस डोमेन अब जाग चुका है और लेवल 6 डिफेंस लाइन बना रहा है। उसका शासक एक बेहद ताकतवर आर्किटेक्ट है। मैंने कल यह खबर अपने मालिक को दी थी, लेकिन अब जानकारी लीक हो चुकी है। उसने तुरंत चेन फैन से संपर्क किया। शर्म से उसकी आवाज कांप रही थी। मास्टर चेन, खबर बाहर आ गई है, मेरा मालिक गद्दार निकला है। घोस्ट क्लैन ने येलो स्प्रिंग पास पर हमला करने के लिए विशाल सेना भेज दी है। वे जल्द ही हमारी डिफेंस लाइन तोड़ देंगे। कृपया जल्दी से तैयारी कीजिए और हमें मदद भेजिए। इस भयानक घोस्ट टाइड को देखकर तियानी समझ गया था कि येलो स्प्रिंग पास अब ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। सच्चाई यह थी कि यह डिफेंस लाइन इतने बड़े हमले के लिए तो कभी बनाई ही नहीं गई थी। अगले ही पल डिफेंस लाइन के सारे टेरेट लगातार आग उगलने लगे, लेकिन इतनी विशाल और ताकतवर भूतिया डिमंस के सामने उनका हमला बेहद कमजोर लग रहा था। फिर तियानी ने धीरे से आंखें बंद की। वह तलवार हाथ में लिया और शहर की दीवार पर खड़ा था। जब उसने आंखें खोली तो उसके भीतर दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा और उसके शरीर पर अचानक दरारें उभर आई। उन दरारों से लाल आग निकल रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और विशाल तलवार उठाई और नीचे उमड़ती भूतिया लहर की तरफ गुस्से से देखा। अगले पल वह आसमान में उछला। उसका शरीर लाल आग में लिपटे उल्का पिंड जैसे दिख रहा था। जो भी भूत उसके पास आया तुरंत जलकर खत्म हो गया। उसकी गूंजती दहाड़ के साथ इटर्नल नाइट कांप उठी। तियानी ने दोनों हाथ की तलवार पकड़कर उसे जमीन में गाड़ दिया। उसका शरीर की लाल आग तलवार में उतर गई और धरती में फैल गई। लेकिन फिर अचानक उसके पास की सारी आग गायब हो गई, जैसे मोमबत्ती बुझ गई हो। लेकिन अगले पल पूरी धरती कांप उठी, जमीन फटने लगी और उसके नीचे से ज्वालामुखी जैसी आग फूट पड़ी। दोस्तों, यह हमला इतना विशाल था कि एक ही पल में आसपास के अनगिनत भूत जलकर राख हो गए। यहाँ तक कि पास आ रहे घोस्ट किंग भी उस आग में मर गए। हमले के बाद तियानी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जिस जगह को उसने भूतों को मारकर साफ किया था अब वह कुछ ही सेकंड में नई भूतों से भर गई थी। अनगिनत पागल भूत उसकी तरफ दौड़ पड़े। तभी उसकी गोद में रखा कम्युनिकेशन स्टोन गर्म उठा। उसमें से चेन यूजू की आवाज आई, जेड का सॉर्सरर रास्ते में, बस तुम लोग हिम्मत मत हारो। फिर तियानी ने पिछले येलो स्प्रिंग डिफेंस लाइन की तरफ देखा और अचानक हंस पड़ा। उसने हाथ में चाकू घुमाया और सामने आ रही भूतों की भीड़ की तरफ घूरने लगा। उसी पल उसे सुबह खाए हुए स्टीम पॉर्क रिब्स की याद आ गई। उसे वह स्वाद अभी भी महसूस हो रहा था। फिर उसके सामने उसके बचपन की धुंधली यादें उभर आई, अपने मालिक को संतरे मांगते हुए। लेकिन अब सब कुछ खत्म होने वाला था। फिर वह बोलता है, ये नहीं यूजू, आपकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद। दरअसल रात के तूफान में तियानी जलती आग के बीच खड़ा था। उसने तलवार खींची और सामने आ रहे सबसे नजदीक भूत पर ध्यान दिया। उस भूत के दांतों के बीच वही बैगनी कलर का मदर स्टोन डिवाइस था, वही येलो स्प्रिंग कोस्टल लाइन डिफेंस कमांडर का स्टोन जिसकी मौत थोड़ी देर पहले हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई समझो मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। फिर अगले ही पल उसके शरीर पर बनी दरारें और ज्यादा फैल गई। उसकी आंखों, कानों और मुंह से लाल आग की लपटें बाहर निकलने लगी। उसने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। वह पूरी जिंदगी इस आग से जल रहा था, लेकिन अब इतने गुस्से में था कि वह खुद को पूरी तरह जला देना चाहता था। फिर एक पल के लिए वह हंस पड़ा और अपने सामने की तरफ तेज दौड़ लगाए। हजारों भूत की तरफ वो टूट पड़ा
उसकी रफ्तार लगातार तेज हो रही थी। उसकी आंखों में डर का नामो निशान भी नहीं था। उनके अंदर सिर्फ बदला लेने की जुनून थी। वह बारिश के बीच आसमान में तेज ऊपर उछला और चिल्लाया, अगर मैं समुद्र में भी डूब जाऊं तब भी मेरा खून पूरे आसमान को जलाकर राख कर देगा। दरअसल अब उसका खून आग में बदलने लगा था। उसके तलवार की नोक से निकली लपटें सैकड़ों फीट लंबे अग्नि ड्रैगन जैसी बन गई। उसका पहला बार होते ही सामने वाला भूत राख हो गया। दूसरा बार सीधे घोस्ट किंग पर पड़ा और वह भी निपट गया। तीसरा बार एक और घोस्ट किंग गिर पड़ा। लेकिन जैसे तियानी चौथा हमला करने वाला था, अंधेरे से एक विशालकाय गहरा हाथ निकला और उसके सीने पर जोरदार टकराया। उसके सिर्फ एक बार से तियानी हवा में उछला और दूर जाकर गिर पड़ा। उसकी हालत का किसी को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि उस पर वार करने वाला एक विशाल ग्रेट घोस्ट था, घोस्ट किंग से भी ज्यादा ताकतवर, जिसे देख बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते हैं। डिफेंस लाइन एक बार फिर से भूतों की डरावनी आवाज से गूंज उठी थी। खाली हुआ इलाका एक बार फिर से भूतों से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो भूतों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। वे तेजी से दीवार की ओर बढ़ रहे थे। कमांडर लाल आंखों से गरज उठा, रोको, किसी भी कीमत पर इन डेमंस को रोको। फिर क्या, सारे टैरेट लगातार गोलाबारी करने लगे, लेकिन भूतों की संख्या तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी त्यानी के साथ रहने वाला मिस्टीरियस मोटा आदमी आगे बढ़ा, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, वो एक नाइट वॉचमैन था। उसके कदम बेहद हल्के थे। वो दीवार पर आगे की ओर बढ़ रहा था। फिर उसकी नजर आखिरकार एक विशाल दाना पर जाकर रुकी, जिसके हाथ में हल्के जैसा बड़ा हथौड़ा था। उसका काला चोगा बिना हवा के लहराने लगा और फिर उसका असली रूप दिखाई देने लगा। उसकी त्वचा से सफेद ऊर्जा निकल रही थी। उसने त्यानी की तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, नाइट वॉचमैन नंबर 97 एक्टिवेट। फिर अगले ही पल उसके शरीर की सफेद ऊर्जा उबलने लगी। उसकी त्वचा पर दरारें पड़ गई और उसने आखिरी बार दुनिया की तरफ देखा और अपने जेब से ब्राउन शुगर बन निकाला। उसने मुश्किल से उसे चबाया और धीमी आवाज में कहा, यह मीठा है, आखिर अब मेरा दर्द खत्म होगा। फिर अचानक से आसमान में भूतिया हरी रोशनी फूट पड़ी, जैसे मानो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो। पूरी येलो स्प्रिंग डिफेंस लाइन का आधा हिस्सा उस हरे अरोरा में डूब गया। जहां भी वो रोशनी पहुंची वहां मौजूद सारे भूत पल भर में खत्म हो गए। सिर्फ कुछ ग्रेट घोस्ट ही जिंदा बचे, लेकिन वे भी पूरी तरह से घायल हो चुके थे। डिफेंस लाइन जो टूटने वाली थी फिर से एक बार से बच गई थी। दोस्तों यह था इटर्नल नाइट पैलेस का सबसे खास हथियार, नाइट वॉचमैन। दोस्तों यह नाइट वॉचमैन बिल्कुल वैसा ही था जैसे हम लोगों ने पिछले बार एपिसोड 10 में देख रखा था। दरअसल नाइट वॉचमैन की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए इसको एज अ लास्ट ऑप्शन की तरह रखा जाता है। अगर जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ऐसा लगता है कि मानो हार मान रहे हो, तब जाकर नाइट वॉचमैन का इस्तेमाल किया जाता है एंड उसे एक्टिवेट किया जाता है। क्योंकि जब वो एक्टिवेट होता है तो पूरे इलाके को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और इस एक्टिवेशन की कीमत होती है जिंदगी भर का असहनीय दर्द से मुक्ति। हालांकि अंधेरे के किनारे से फिर से अनगिनत भूत निकलने लगे। घायल ग्रेट घोस्ट फिर से दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। अब दोस्तों यहाँ पे इनका मानना ये है कि वो जो स्ट्रेटेजिक हथियार होते हैं यानी नाइट वॉचमैन, वे दरअसल लड़ाई को खत्म नहीं करते, बल्कि उनके लिए कुछ समय बचाते ताकि वे उस समय में कुछ लोगों से मदद मांग सके। लेकिन लकीली उस समय उन लोगों को मदद मिल गई। 3 बिजली से भरी क्रूज मिसाइलें रात के आसमान को चीरती हुई तेज रफ्तार से आई और येलो स्प्रिंग डिफेंस लाइन के बाहर भूतों की भीड़ से जा टकराई। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद अनगिनत बिजली की करंट जमीन में रेंगने लगी, जैसे आसमान खुद धरती को साफ कर रहा हो। भूतों की जलने की गंध हवा में फैल गई और धमाकों की आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। भूतों का एक बड़ा सा एरिया अब साफ हो चुका था। लेकिन दोस्तों ये साफ हुआ एरिया एक बार फिर से भूतों के झुंड से भरने लगा था। मुझे नहीं पता यार, ये जो ग्रेट घोस्ट सब है कितने घोस्ट लेके आए थे यार, मतलब कितना कोई मारो, ये लोग मरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बस आते ही जा रहे हैं। फिर लगभग थोड़ी देर के बाद बिजली की तरह आने वाली 3 ब्रीडिंग क्रूज मिसाइलें एक बार फिर से आसमान से आई और फिर से भूतों के झुंड से टकराई, जिससे हवा में भूतों की लाश और लिक्विड अनगिनत टुकड़ों में फैल गई। भरा हुआ भूतों के झुंड से एरिया एक बार फिर से साफ हुआ था, लेकिन फिर भूतों का झुंड एक बार फिर से आ गया। दोस्तों इसके थोड़ी देर बाद फिर से 3 ब्रीडिंग क्रूज मिसाइलें उसी तय समय पर पहुंची। येलो स्प्रिंग डिफेंस लाइन के पीछे त्यानी बंजर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी एंड किसी को कुछ पता नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर उसने चिन फैन की जोरदार भरी आवाज़ अपने कम्युनिकेशन डिवाइस में सुनी, लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा होश में नहीं था कि वो उस आवाज़ का जवाब दे पाता। बस चारों तरफ लड़ाई की आवाज़ें गूंज रही थी। फिर क्या, दूसरी तरफ से 100 पूरी तरह से तैयार उड़ने वाले जहाज रातों रात उड़ गए और भी रफ्तार से येलो स्प्रिंग डिफेंस लाइन की ओर बढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों अफ्रीका जहाज की स्पीड इतनी भी ज़्यादा तेज नहीं थी। जब तक वे सभी येलो स्प्रिंग डिफेंस लाइन तक पहुंचे तब तक 2 घंटे बीत चुके थे। अफ्रीका के डेक पर खड़ा होकर चेन फैन अपने सामने खुला हुआ सेमी ट्रांसपेरेंट पैनल को लगातार बार बार देख रहा था। उससे वह लगातार येलो स्प्रिंग डिफेंस लाइन के सामने जहाज को गिन रहा था और हर बार वह गिनता तो ब्रीडिंग पोर्ट से खड़ा ऊंचा पिलर येलो स्प्रिंग डिफेंस लाइन को सपोर्ट करता और 3 मिसाइलें लॉन्च करता। वे मिसाइलें अफ्रीका की मिसाइल से कई गुना तेज थी, लेकिन उसे फ्रंट लाइन का सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर था और इसीलिए वो उसे पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ फायर करे, इसलिए वो आंख बंद करके लिटरली कहीं भी फायर कर रहा था। हर 60 सेकंड में 3 मिसाइलें फायर होती है एंड मिसाइल की संख्या भी लिमिटेड थी, तो उसे पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली में वो वार कहाँ कर रहा है। फिर इसके बाद चेन फैन को एक आइडिया आया। उसने कम्युनिकेशन तावीज निकाली और उसके बाद उसने डिफेंस लाइन के 7 एल्डर्स को कांटेक्ट किया और बोला,
येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन के इंचार्ज से कांटेक्ट करके मेरी मदद करो। येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन पर अभी क्या सिचुएशन है मुझे बताओ। फिर वो बोलते हैं समझ गया। फिर जल्दी ही चेन फैन येलो स्प्रिंग पास डिफेंस लाइन के इंचार्ज को कांटेक्ट किया। मैं जियांग बेई का फैन यू बोल रहा हूँ, मुझे येलो स्प्रिंग पास के डिफेंस लाइन पर अभी लड़ाई का सिचुएशन बताओ। फिर वो बोलता है हाँ हाँ। दूसरे पक्ष का लहजा थोड़ा सा घबराया हुआ था और वो काफी ज्यादा बेहोश था क्योंकि उसका डिफेंस लाइन टूट रहा था एंड काफी ज्यादा भूतिया लहरें भी वहाँ पे उठ रही थी। फिर उसने कहा कि तियानी मर चुका है, नाइट वॉचर्स एक्टिवेट हो गए एंड कुछ मिसाइलें आ रही हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही है जिसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। फिर वो बताता है कि वे फानियो की क्रूज मिसाइल थी, अब तुम मुझे खुफिया जानकारी देने की जिम्मेदार हो। मिसाइल संख्या मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो मैं फानियो क्रूज मिसाइलें फिर से लॉन्च करूंगा और लीड टाइम तुम कैलकुलेट करो कि मुझे कब मिसाइल गिराना है। लगभग 2 घंटे बाद प्रॉस्पेरस डोमेन से 100 अफ्रीकी जहाज येलो स्प्रिंग लाइन डिफेंस लाइन की तरफ पहुंची एंड वहाँ पे रुकी। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था क्योंकि मुझे यार फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है एंड आप सभी जानते हैं कि AWS का मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो गाइस मैं यह फीडबैक के लिए बना रहा हूँ, आप लोग बताइए कि यह एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा। क्या मैं इस तरीके से और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊँ, आई मीन इस सीरीज़ को और भी ज़्यादा कंटिन्यू करूँ। एंड दोस्तों मैं कोशिश करूँगा अगर मैं छोटा वीडियो लाता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो अपलोड करूँ ताकि आप लोग का भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो एंड चीज़ें कंटिन्यूटी के साथ चलती रही। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को यह आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा। एंड दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए एंड दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज हो तो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं एंड मिलता हूँ मैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।